महाराजा सुहेलदेव की इस पावन स्थली पर एवं बौद्ध भगवान की तपोस्थली श्रावस्ती के संयुक्त जनसभा में आज मैं अपने संरक्षक यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहराइच भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं एवं इस स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम बड़ी माला से सभी पदाधिकारियों द्वारा अनुरोध करता हूं कि वो माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं इसी श्रृंखला में बलहा विधानसभा के प्रत्याशी श्री अच्छावर लाल गौड़ से अनुरोध करता हूं कि वो बुके भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती माधुरी वर्मा प्रत्याशी नानपारा से अनुरोध करता हूं वो बुके भेंट करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। श्री अरुणवीर सिंह प्रत्याशी मटेरा विधानसभा से अनुरोध करता हूं कि वो बुके भेंट करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सुरेश्वर सिंह जी प्रत्याशी महिषी से अनुरोध करता हूं कि वो बुके भेंट करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती अनुपमा जायसवाल प्रदेश महामंत्री काशी क्षेत्र की कोऑर्डिनेटर बहराइच विधानसभा के प्रत्याशी से अनुरोध करता हूं वो बुके भेंट करके स्वागत करें। श्री सुभाष त्रिपाठी प्रत्याशी प्रयागपुर विधानसभा से अनुरोध करता हूं कि बुके भेंट करके स्वागत करें। श्री मुकुट बिहारी वर्मा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी गैसरगंज से अनुरोध करता हूं कि बुके भेंट करके स्वागत करें। श्री अलक्षेंद्र कांत सिंह प्रत्याशी भिनगा से अनुरोध करता हूं कि बुके भेंट करके स्वागत करें। श्री राम फेरन पांडे प्रत्याशी श्रावस्ती से अनुरोध करता हूं कि बुके भेंट करके स्वागत करें। सांसद श्री ब्रिजभूषण सिंह जी से अनुरोध करता हूं श्री ब्रिज बहादुर जी क्षेत्रीय संगठन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बुके भेंट करके स्वागत करें और सांसद सावित्री बाई फूले जी से अनुरोध करता हूं कि बुके भेंट करके स्वागत करें। अब मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि बहराइच की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। राजा सुहेलदेव की यह वीर भूमि, बालारकरिस की तपस्थली, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली आज अपने को सबसे पहले बुके भेंट मोमेंटो भेंट सुश्री सावित्री बाई फूले जी सांसद मोमेंटो भेंट कर रही हैं। बहराइच के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जिनकी वाणी में गरीबों का दर्द है, जिनके चिंतन में गरीबों का कल्याण है, जिनके कृत्य में गरीबों के चेहरे पर मुस्कान है या चाहत है, ऐसे हम सबके संरक्षक देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे बीच में हैं। बहराइच इसलिए भी अपने को सौभाग्यशाली मानता है। माननीय सांसद जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहराइच को सौभाग्यशाली भी मानते हैं और बहराइच से प्रेम भी करते हैं। बहराइच के लोग अब एक कहानी कहते हैं, कभी कहते थे कि भैया फलनवा सपने में कह देते तो पूर करते, आज पूरा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपके बीच में उपस्थित हैं, अपना वादा उन्होंने पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहराइच तो सीमा पर लगा हुआ जंगल और नदियों से घिरा है, कल्याण की कामना आपके हाथों कर रहा है। मैं फिर से स्वागत अभिनंदन करते हुए आवाहन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आए हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी।
मोदी 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 मोदी। भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी 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 मोदी। भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान संसद में मेरे साथी सुश्री सावित्रीबाई बहराइच जिला अध्यक्ष श्यामकरण जी टेकड़ीवाल, राष्ट्रीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह, संसद में मेरे साथी श्री ब्रजभूषण सिंह, श्री दद्दन मिश्रा, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह, श्रीमान महाराज कुमार तिवारी जी, गोविंद पांडे जी, यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, श्रीमान ब्रज बहादुर जी, श्रीमान पद्मसेन चौधरी जी, श्रीमान राजा वर्मा जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान मुकुट बिहारी वर्मा जी, बहराइच से श्रीमती अनुपम जायसवाल, पयोगपुर से श्रीमान सुभाष त्रिपाठी जी, महसी से श्रीमान सुरेश्वर सिंह, बिंगा से श्रीमान अलक्षेंद्र कांति सिंह, मटिरा से श्रीमान अरुणवीर सिंह, श्रावस्ती से श्रीमान रामफेरन पांडे जी, नानपारा से श्रीमती माधुरी वर्मा जी, बलहा से श्रीमान अक्षयवर लाल गौड़ जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए बहराइच के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि मुझे 2016 दिसंबर में बहराइच आना था, लेकिन मैं आया फरवरी में, क्योंकि उस समय इतना कोहरा था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। ऊपर चक्कर काट करके लौट गया था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। चारों तरफ भाजपा की आंधी दिखाई दे रही है। और उस समय आप लोगों ने इतनी मेहनत की, आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं पहुंच नहीं पाया। टेलीफोन पर कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी कोई रुकावटें आई। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद रूबरू में आकर के लेकर के अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं।
मैं दूर दूर तक देख रहा हूं, पीछे शायद रास्ता है, इतनी बड़ी मात्रा में लोग। भाइयों बहनें, उत्तर प्रदेश में इस चुनाव अभियान में मुझे जहां जहां जाने का अवसर मिला है, ऐसा जन सैलाब देखा है, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प देखा है, हर प्रकार के प्रलोभनों से दूर, हर प्रकार की धमकियों के सामने डटे हुए उत्तर प्रदेश का भला करने के लिए, उत्तर प्रदेश की भावी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित करने के लिए आज पूरा उत्तर प्रदेश एक होकर के कमल खिलाने में लगा हुआ है। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। भाइयों बहनों, 3 चरण के चुनाव पूरे हो चुके, आज चौथे चरण का भी कुछ घंटों के बाद मतदान पूर्ण हो जाएगा। भारी मात्रा में मतदाताओं ने मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। मैं इसलिए जिन जिन का मतदान हो चुका है उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। जब सरकार बनती है तो जनता जनार्दन के कुछ सपने होते हैं, राजनीतिक दलों के कुछ वादे होते हैं, कुछ इरादे होते हैं, लेकिन 5 साल के बाद हर किसी को अपने काम का हिसाब देना होता है। लोगों के बीच में जाकर के 5 साल में का काम हुआ, कहां हुआ, कितने पैसे लगे, कहां लगे, इसका पाई पाई का हिसाब देना होता है। भाइयों बहनों, मैं चुनाव आधा पूरा होने आया है, लेकिन मैं हैरान हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार के कोई मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता को अपने काम का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं। बताइए भाइयों बहनों, दे रहे हैं क्या उत्तर? उत्तर दे रहे हैं क्या? उन्होंने जो वादे किए, वादे पूरे किए क्या? और आज भी कोई प्रकार के संकोच के बिना, शर्म के बिना टीवी पर आकर के कह रहे काम बोलता है, काम बोलता है। पुराने जमाने में एक ऐसे नगर में एक नगर सेठ रहा करते थे। उनका भी ऐसा ही एक कुनबा था, बड़ा परिवार था, और उस जमाने में उनके पास एक कार थी। अब जब कार चलती थी तो गांव वाले कहते थे, एक कार ऐसी है जिसका हॉर्न के सिवाय सब कुछ बजता है, जो बजना चाहिए वो नहीं बजता था, नहीं बजना चाहिए वो बजता था। इनकी भी सरकार ऐसी है, काम नहीं बोलता, कारनामे बोलते हैं, कारनामे।
अरे जब उत्तर प्रदेश के गांव में गाड़ी चलाते हो तो काम नहीं बोलता है, रोड नहीं बोलता है, उस पर चलने वाले ट्रक के टायर बोलते हैं। भाइयों बहनों, उनको उत्तर प्रदेश के भविष्य की चिंता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने दिल बड़ा करके समझौता किया है। क्यों? तो हमारे परिवार में सब बड़े बड़े लोग हमें हराने के लिए मैदान में आ गए थे, तो हमें लगा कि समझौता करेंगे तो बच जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और कहते हैं दिल बड़ा करके किया है। अखिलेश जी, दिल बड़ा करके नहीं हुआ, ये तो दिल कड़ा करके हुआ है, मजबूरन हुआ है, आप ही ने स्वीकार किया है। और ये आपको बचा पाएंगे क्या? आज कांग्रेस की कहीं पर भी बचने की खबर आती है क्या? अभी 2 दिन पहले उड़ीसा के नतीजे आए, कांग्रेस साफ हो गई। आज महाराष्ट्र के नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस नजर ही नहीं आती है। अखिलेश जी, वो तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबे सनम। अब आप बच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे अवसरवादी गठबंधनों को कभी स्वीकार नहीं करती है। जो लोग यात्रा निकालकर 2 महीने पहले गांव-गांव जाकर के कहते थे 27 साल यूपी बिहार, और अचानक आप उनको गले लग गए। 27 साल यूपी बिहार कहने वाले और सत्ता के दरमियान यूपी को बेहाल करने वाले, ये कहने वाले और करने वाले मिल गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हो। भाइयों बहनों, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, अपने विरोधियों की आलोचना होती है, तीखे से तीखी आलोचना होती है, बहुत स्वाभाविक भी है। और हम भी ऐसी हर आलोचना को उतने ही प्यार से लेते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं अखिलेश जी, मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? और मैं हैरान हूं, ये आपकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता, ये पशु में भी ऊंच और नीच का भाव देखने लग गई। गधा आपको इतना बुरा लगने लग गया। बहुत स्वाभाविक है, आपकी सरकार तो इतनी एफिशिएंट है कि किसी की भैंस खो जाए तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है जी। यही तो आपकी सरकार की पहचान है। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है।
गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। कम से कम खर्चे वाला होता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। और गधा उसकी पीठ पर चीनी हो या उसकी पीठ पर चूना हो, गधा कभी भेद नहीं करता है। चीनी हो तो ज्यादा चलना, चूना है तो नहीं चलना, ये गधे का स्वभाव नहीं होता है। वो तो उन लोगों का होता है जो भ्रष्टाचार में डूबे होते हैं। किस रंग की नोट टेबल पे आई है उस रंग के हिसाब से काम करते हैं। गधा ऐसा नहीं करता है। और अखिलेश जी, जिन गुजरात के गधों को, उन गधों पे आपको इतनी नफरत है, लेकिन वही गुजरात है जिसने दयानंद सरस्वती को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया था। अरे वही गुजरात है भगवान कृष्ण ने यहां से जाकर के वहां बसना पसंद किया था। और इसलिए अखिलेश जी, ये देश हमारा है, हर कोना हमारा है। ये नफरत का भाव आपको शोभा नहीं देता है। भाइयों बहनों, अखिलेश जी के अज्ञान के संबंध में तो मैं क्या कहूं, लेकिन अच्छा होता कि जिनको आपने गले लगाया है उनको भी जरा गौर से देखते, उनको भी जरा समझने का प्रयास करते। आपको पता होना चाहिए, जिनको आपने गले लगाया है उनकी जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जिनके गले लग करके आप लोगों से वोट मांग रहे हो, उस यूपीए सरकार ने 2013 में इसी गधों का पोस्टल स्टैंप निकाला था। यूपीए सरकार ने इन्हीं गुजरात के गधों का डाक टिकट निकाला था। डाक टिकट निकाला था। अखिलेश जी,
वो गधा कितना होनहार होगा, वो गधा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, उत्तर प्रदेश जो पूरे हिंदुस्तान को मीठा कर देता है, मेरा किसान जो गन्ना पैदा करता है, वो गन्ने का किसान इसी बहराइच की सभा में मैंने कहा था, लोकसभा के पहले, कि गन्ना किसानों का जो बकाया है, हमारी सरकार आने के बाद पुराना बकाया हम पूरा कर देंगे। 32 लाख किसानों के खाते में सीधे पैसे जमा कर दिए और वो बकाया हमने पूरा कर दिया। क्या कारण है कि उसके बाद गन्ना किसानों को पैसे नहीं देते हैं? उन चीनी कारखाने वालों से आपका क्या रिश्ता नाता है कि गन्ना किसानों की सुनवाई तक नहीं होती है? ये मैं पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा है कि 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, 13 मार्च को पूरा हिंदुस्तान होली के रंग में रंग जाएगा, ये विजय की होली होगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वादा किया है कि सरकार बनने के बाद जो पुराना बकाया है वो जल्दी से जल्दी लौट दिया जाएगा और आगे से गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में करने की परमानेंट व्यवस्था कर दी जाएगी। ये काम हमने किया। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने छोटे किसान, उनकी फसल का, उन पर जो कर्ज है वो कर्ज माफ करने का वादा किया है। मेरे बहराइच के भाइयों बहनों, आपको पता है मेरा बहराइच से नाता कितना गहरा है। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम करता था और संगठन का कार्य करते करते यहां उत्तर प्रदेश में मेरा दौरा चल रहा था संगठन के काम के लिए, और मेरा यहां हर जिले में जाने का कार्यक्रम था। मैं बहराइच पहुंचा, संगठन की मीटिंगें ले रहा था। अचानक अटल जी का संदेश आया, तब वो प्रधानमंत्री थे, कि भाई तुम जरा वापस लौट आओ। अब मैं यहां सारा कार्यक्रम बना करके बैठा था, तो यहीं से मुझे वापस जाना पड़ा और बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव के नाते मेरी आखिरी मीटिंग हुई और यहां के जाने के तुरंत बाद मुझे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की जिम्मेवारी आ गई। संगठन के कार्य में बहराइच मेरा आखिरी कार्यक्रम हुआ था और बाद में मैं गया दिल्ली, कुछ काम में रहा। 2 दिन के बाद अटल जी से मिला तो मुझे नई जिम्मेवारी आ गई। तो बहराइच में कभी हमेशा मुझे याद रहेगा। उस बहराइच में जब मैं आया हूं तो भाइयों बहनों, मैं यूपी का सांसद भी हूं और ये यूपी है जिसने इतना भारी समर्थन दिया, इतना भारी समर्थन दिया
कि पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला। भाइयों बहनों, यूपी के सांसद के नाते मैं बहराइच के भाइयों बहनों को वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन के तुरंत बाद जब उसकी पहली मीटिंग होगी तो यूपी के सांसद के नाते मैं ये देखूंगा कि पहली ही मीटिंग में किसानों की कर्ज नाबूदी का निर्णय हो जाए। भाइयों बहनों, ये हमारा बहराइच ब्रह्मा से जुड़ा हुआ, लेकिन आज उसकी पहचान बन गई है खनन माफिया, खदान माफिया, रेत माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया, पानी और वन्य संपत्ति का भी माफिया। कैसा करके रख दिया भाई। ये ब्रह्मा की भूमि बस लूट खसोट की भूमि बना दी। भाइयों बहनों, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब चीज कानून से चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? और ये सब रोका जा सकता है? ऐसा नहीं कि नहीं रोका जा सकता। आज तो टेक्नोलॉजी और विज्ञान की ताकत इतनी है कि खनन माफियाओं को 1 मिनट के अंदर पकड़ा जा सकता है, उनको सीधा किया जा सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, जो निर्णय करते हैं वही माफिया करेंगे तो कौन बचाए जी? अगर पानी ही आग लगा दे तो क्या होगा जी? भाइयों बहनों, मैंने सुना कुछ दिन पहले कि यहां पर महिलाओं के स्वास्थ्य में भी काफी बेईमानी की खबरें आई हैं। कहते हैं कि कोई 65 साल की महिला, उसको 3 बार या शायद 5 बार प्रसूता दिखा करके पैसे मार लिए गए। बताओ साहब, चोरी करने में भी कोई हद पार कर दी इन लोगों ने। ये कैसा काम करते हैं? ये दोनों को देखिए, दोनों ये मिलके झूठ चल रहे हैं ना, वोट मांग रहे हैं। ये हमारे बहराइच में सरयू नहर परियोजना, जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी तब 1978 में सरयू नहर परियोजना का शिलान्यास हुआ था। आज करीब 40 साल होने आए, 40 साल। भाइयों बहनों, यही लोग सरकार चलाते थे, दिल्ली में भी यही चलाते थे, उत्तर प्रदेश में भी यही चलाते थे, लेकिन आपकी वो परियोजना पूरी नहीं हुई। भाइयों बहनों, हमने सत्ता में आने के तुरंत बाद हमने तय किया है कि इस परियोजना का संपूर्ण काम हम पूरा कर देंगे और उसके लिए हमने धनराशि भी अलॉट कर दी है। भाई, अगर काम करना है तो कैसे होता है, ये इसका नमूना है। भाइयों बहनों, 2015 में हमने निर्णय कर लिया था और उसका 78 करोड़ की योजना, जो आज 10,000 करोड़ की योजना बन गई है और 12 लाख हेक्टेयर को भूमि को सिंचित करने की उसकी ताकत है, ताकि यहां के किसानों का भाग्य बदले। इस काम को हम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, यूपी में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में उजियारे में भी सूरज तपता हो तब भी
अकेली बहन बेटी घर के बाहर जा सकती है क्या? जा सकती है क्या? रात के अंधेरे में तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। भाइयों बहनों, राम और कृष्ण की इस धरती पर बहन बेटियों का जीना इस प्रकार से मुश्किल करने वाले लोग कौन है? कौन है ये लोग? हर थाने को समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना दिया है। और बेचारा छोटा हवालदार वो क्या करेगा? अगर वो सत्य के रास्ते पर चलना चाहेगा तो लखनऊ से हुक्म आएगा, उसकी तो नौकरी चली जाएगी। ये काम कर रहे हो भाइयों बहनों। ये ऊपर से नीचे इनका चरित्र में ही समस्या है। समाज के प्रति एक दायित्व होता है। ऐसा कैसा चरित्र कि सरकार चलती है, चले, जैसी चले वैसी चले, लोगों का जो होता है होता रहे। क्या ये चरित्र होता है क्या? भाइयों बहनों, हमारे यहां लोग शुभ काम करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं कि चुनाव अभियान कर रहे हैं तो गायत्री प्रजापति का मंत्र जपते हैं। अब जो गायत्री प्रजापति के मंत्र जपते हो, जिन पर गंभीर से गंभीर आरोप लगते हो, एफआईआर लॉन्च होने के बाद उनको अरेस्ट करने के बजाय उनके लिए वोट मांगने के लिए आप जाते हो। भाइयों बहनों, जिनको कोई डर नहीं है, लोगों का, जनता जनार्दन का डर नहीं बचा है, ऐसे लोग सत्ता में रह करके जनता को कुचल देते हैं, जनता के अरमानों को कुचल देते हैं। ऐसे लोगों को सत्ता पर आने का कोई हक नहीं बनता है। भाई आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, नौजवानों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? कि हमारा देश का नौजवान अपने बूढ़े मां बाप के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है कि नहीं है? अपने खेत खलिहान, यार दोस्त, उनके बीच रहना चाहता है कि नहीं चाहता है? लेकिन बूढ़े मां बाप को पेट भरने के लिए उसे गांव छोड़ करके शहरों की गंदी बस्ती में जिंदगी गुजारना पड़ता है, क्योंकि जनपद के अंदर जो विकास होना चाहिए, रोजगार के जो अवसर मिलने चाहिए, उस पर उपेक्षा की जाती है। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कोई उद्योग धंधा कारखाना लगाने के लिए नहीं आएगा। वो डरेगा, माफियाओं को कैसे पालेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, अगर यहां कानून व्यवस्था ठीक होती है तो उद्योग रोजगार की भी संभावना बढ़ती है। उद्योग रोजगार की संभावना बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश के मेरे नौजवान को रोजगार की भी संभावना बढ़ जाती है। उसको अपना जनपद छोड़ करके, गांव छोड़ करके, अपना बूढ़े मां बाप को छोड़ करके शहर की गंदी बस्ती में जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा मकसद है विकास। और जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में साफ है भाइयों बहनों, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, आसमान में से तारे तोड़ करके लाने की बातें नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। हम जब विकास की बात करते हैं तो हम कहते हैं किसान को सिंचाई मिले, बालकों को पढ़ाई मिले, युवकों को कमाई मिले, बुजुर्गों को दवाई मिले। भाइयों बहनों, समाज के हर तबके के लोगों को, आप हैरान होंगे, ये गरीब 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 के नारे लगाने वाली सरकारें, हमारे यहां दवाइयां कितनी महंगी थी और दवाई का दाम कम करने की इनमें हिम्मत नहीं थी। सरकार बनने के बाद हमने इसके पीछे काम लगाया। हमने कहा गरीब आदमी बीमार होता है तो उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है, आर्थिक रूप से टूट जाता है, बीमारी में उसको कर्ज करना पड़ता है। उस कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए
दवाई महंगी नहीं होनी चाहिए। हमने 800 दवाइयों की सूची बनाई जो सामान्य मानव को विशिष्ट बीमारी में काफी महंगी पड़ती है। हमने दवाई बनाने वालों को बुलाया, हमने कहा भाई ये गरीब आदमी इतनी महंगी दवाई नहीं ले सकता है, मर जाएगा, वो दवाई से ही मर जाएगा, कम करो। मानते नहीं थे। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 5 मिनट, पूरी हर चीज की बारीक से हिसाब लिया है, क्या जाता है, कितना खर्चा होता है, कितनी मेहनत होती है, कितना लाइट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पैकेजिंग का, सब निकाला। और भाइयों बहनों, महत्व की जो 800 दवाइयां हैं उसके दाम हमने कम कर दिए। जो दवाई, कैंसर की जो दवाई 30,000 रुपए में मिलती थी, वो आज 3,000 रुपए में देने के लिए मजबूर कर दिया। जो दवाई 80 में मिलती थी वो 7 रुपए में देने के लिए हमने नियम बना दिया। गरीब की सेवा ऐसे होती है भाई। अगर सरकार गरीब के लिए काम करना चाहती है तो बहुत रास्ते होते हैं। हमारे देश में हृदय रोग की बीमारी बढ़ती चली जा रही है, और जब हृदय रोग की बीमारी होती है तो पता तो चलता नहीं अंदर क्या हुआ है। डॉक्टर भी कहता है कि अब बचना मुश्किल है, नली के अंदर छल्ला डालना पड़ेगा, छल्ला, स्टेंट डालना पड़ेगा। अब वो बेचारा जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा है। डॉक्टर कहता है ये देसी छल्ला डालोगे तो 45,000 रुपया लगेगा, और देसी छल्ला डालोगे तो 5 साल तो निकल जाएंगे, बात की बात बाद में। और ये विदेशी छल्ला है, ये लगाओगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया होगा, लेकिन जिंदगी में कभी मुसीबत नहीं आएगी। तो गरीब आदमी भी सोचता है कि भाई अच्छा होगा 1.5 लाख वाला लगा दो, मकान गिरवी रख देंगे, जमीन गिरवी रख देंगे, गहने गिरवी रख देंगे, लेकिन जिंदगी तो बच जाएगी। 1.5 लाख का छल्ला लगवा देता है। मैंने जरा जांच पड़ताल शुरू की। मैंने कहा इस छल्ले के पीछे खर्चा कितना होता है, जरा निकालो भाई। कंपनी वालों को बुलाया, बनाने वालों को बुलाया, माल पहुंचाने वालों को बुलाया, सारा हिसाब किताब लगाया, और अभी पिछले हफ्ते हमने ऑर्डर कर दिया कि 45,000 का जो छल्ला है वो 7,000 में ही बिकेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। और 1.5 लाख का जो छल्ला है वो 25-27 हजार रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। गरीबों को लूटने का कोई आपको हक नहीं है। भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं छल्ले बनाने वालों का मुनाफा ताले लगा दूं, दवाई बनाने वालों के मुनाफे पर ताले लगा दूं, चोरी रोक लूं, तो ये सब नाराज होंगे कि नहीं होंगे? नाराज होंगे कि नहीं होंगे? गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? षड्यंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, गरीब के लिए काम करने के लिए मुझे रुकना चाहिए? जरा भी रुकना चाहिए क्या? ऐसे लोगों से डरना चाहिए क्या? रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अरे हमारा देश का गरीब, हमारे देश का मध्यम वर्ग, उसी की मेहनत से तो देश आगे बढ़ रहा है, और ये सरकार भी उन्हीं के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्ना सेठों के लिए काम करना ये उनको मुबारक है, हमें तो गरीबों के लिए काम करना है, और हम करके रहते हैं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार, काला धन, ये ऐसी जुगलबंदी है। भ्रष्टाचार और काले धन ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया है कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, काला धन खत्म नहीं होगा, जब तक काला धन खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार का चक्र बंद नहीं होगा। और इसलिए हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ी छेड़ी। 8 तारीख को रात को 8 बजे नवंबर महीने में, दिवाली के बाद टीवी पर आकर के मैंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, और 500 और 1000 की नोट 70 साल के जिन्होंने इकट्ठी करके रखी थी, सब लोगों को लगा अब रुपये बैंक में जमा किए बिना चारा नहीं है। एक एक पाई बैंक में जमा करने के लिए मजबूर कर दिया। लूट का माल था, वो खजाने में डालना पड़ा। अब सरकार बराबर जांच कर रही है, किसका है, कहां से आया, कैसे आया।
भाइयों बहनों, देश को लूटने का किसी को हक नहीं है। और मैं छोटे व्यापारियों को कहना चाहता हूं, मेरा छोटे व्यापारियों से कोई झगड़ा ही नहीं है जी। मान लिए छोटे व्यापारी ने गलती की होगी तो क्या की होगी? 80 रुपये का माल 90 रुपये में बेचा होगा, 50 रुपये का माल 55 में बेचा होगा, कुछ ज्यादा मुनाफा खाया होगा। सरकार को उसने अपना हिसाब देना है तो 100 का हिसाब देने के बजाय उसने 80 का दिया होगा, 20 रुपये का नहीं दिया होगा। लेकिन भाइयों बहनों, देश की मुसीबत तो उन लोगों ने पैदा की है जो पद पर बैठे हैं और पद पर बैठकर के लोगों को लूटा है, कागज पे साइन करने के लिए लूटा है, बड़े बड़े नेताओं ने लूटा है, बड़े बड़े बाबुओं ने लूटा है। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है। फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के अगर पैसे लिए हैं तो उससे बड़ा जनता के साथ कोई द्रोह नहीं है। वो सब निकाल के रहने वाला हूं भाइयों बहनों। और मुझे इस काम के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों। भ्रष्टाचार को खत्म करके देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम करना है। और मैंने देशवासियों को वादा किया है, 70 साल जिन्होंने देश का लूटा है वो मैं गरीबों को लौटा के रहूंगा। ये काम करने के लिए निकला हूं भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, इस चुनाव में अब मतदान पास में है, भारी मात्रा में मतदान कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से मजबूत स्थिर सरकार बनाइए, कानून व्यवस्था को पुनः प्रस्थापित कीजिए, माफियाओं से मुकाबला करने की ताकत दीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश को जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाने की दिशा में हम चल पड़ते हैं कि नहीं चल पड़ते हैं। इसी एक विश्वास के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। शेर दिखाई दे, हाँ बीजेपी के शेरों में ये बब्बर शेर दिखाई दे। प्रधानमंत्री भारत का, प्रधानमंत्री भारत का जाबाज दिलेर दिखाई दे। बीजेपी के शेरों में ये बब्बर शेर दिखाई दे, हाँ बीजेपी के शेर